नमस्कार साथियों, आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। हम भारत की आर्थिक समीक्षा 2025-26 पर चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम अध्याय 3 पर बात करेंगे। कुछ साथियों का कहना है कि काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, परंतु जितने भी अध्याय हम देखेंगे वो लगभग 60 से 80 पेज के हैं, जिनको अपन 40 से 50 मिनट के बीच में कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा समय है। साथ ही साथ कुछ साथियों का कहना है कि इसके हार्ड कॉपी के माध्यम से पढ़ाया जाए, तो आज उसी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। साथ ही अगर कुछ टर्म्स इस प्रकार के उनको मैंने नोट्स के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। अब चलते हैं अपन वीडियो के अंदर। जो कि आप देखोगे कि अध्याय 3 है, जो कि मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता विनियामक स्पर्श को परिष्कृत करना, ये है। अर्थात जो मॉनेटरी मैनेजमेंट है एंड फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएशन है, जिसकी रीफिनिंग द रेगुलेटरी टच को ये दर्शाएगा। कहने हम यहाँ देखेंगे कि सरकार देश में आर्थिक विकास या स्थिरता स्टेबिलिटी के लिए दो प्रकार के तरीके अपनाते हैं। जैसा कि पहले अध्याय में, अध्याय 2 में हमने राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी को पढ़ा है। आज इसके अंदर हम मौद्रिक प्रबंधन को देखेंगे, आप मॉनेटरी जो पॉलिसी है उनको देखेंगे। साथ ही साथ वित्तीय मध्यस्थता कौन कौन जो है, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करती है, उन पर बात करेंगे। और दोनों कंपोनेंट्स, दोनों जो तत्व हैं, दोनों जो विधियां हैं, वो बेहद ज़रूरी होती है देश के विकास के लिए। अब यहाँ हम देखें कि सबसे पहले आप देखो, हम देखेंगे सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र का प्रदर्शन की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि भारत में मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र ने किस प्रकार से कार्य किया है। तो यहाँ आप देखो कि आर्थिक समीक्षा में बोला गया है कि वित्त वर्ष 26 में अप्रैल से दिसंबर 2025 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसके पीछे कुछ नीतिगत जो कुछ पॉलिसी हैं जिसमें, और साथ ही साथ जो वित्तीय मध्यस्थता के जो चैनल हैं उन पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो वित्तीय मध्यस्थता यानी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करती है, उनमें संरचनात्मक लचीलापन जैसी रणनीति नीति कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, यहाँ ये बोल रहा है कि मौद्रिक नीति के क्या क्या, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या कदम किए गए हैं। चूँकि आपको पता है कि हमारी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, अपनी सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को नियोजित किया जाता है, प्लान किया जाता है। उसके द्वारा क्या किया गया है कि पुनः खरीद दर, जिसको रेपो दर कहा जाता है, उसमें कटौती की गई है। उसके कारण अच्छी स्थिति रही है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे आगे कि रेपो दर क्या होती है, रेपो रेट किसको कहते हैं। जबकि आरक्षित नकदी निधि अनुपात है, जिसको CRR कहा जाता है, उसमें भी कटौती की गई है। और जो खुले बाजार में प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय, खुले बाजार जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, उसमें भी उसके माध्यम से जो स्थायी चल निधि है वो प्रदान की गई है। ये उपाय प्रभावी ढंग से ऋण दरों तक पहुँच गए हैं, जिससे अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है उनकी औसत भारित ऋण दरों में गिरावट आई है। ये देखिएगा, औसत भारित ऋण दर क्या होती है। चूँकि हमें पता है कि बैंक विभिन्न प्रकार के लोन देती है, कार पर देती है, भवन निर्माण पर देती है, पर्सनल लोन देती है। उनका जो एक प्रकार से उनको अलग अलग लोन का वेटेज होता है, उस वेटेज के आधार पर औसत भारित ऋण निकाला जाता है, उसमें गिरावट हुई है। यहाँ औसत भारित ऋण में गिरावट का मतलब ये हुआ कि जब औसत भारित ऋण की दर में गिरावट होती है, इसका मतलब जो लोन होते हैं, जो ऋण होते हैं, वो बैंक के सस्ते हो जाते हैं, और इससे जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि देखने को मिली है। तो ये जितने भी उपाय अपनाए गए हैं, उनके माध्यम से जो भी हमारी जो कॉमर्शियल बैंक है, उनके औसत भारित ऋण दरों में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही हम देखेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र ने अपनी बुनियादी क्षेत्रों को मजबूत किया है, जिससे सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात है ना, जो आप देखोगे क्या गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात है, वो भी निम्न स्तर तक पहुंचा। इसका गैर निष्पादन संपत्ति अनुपात क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक है उन्होंने लोन दिया, और उन लोन में से वे लोन जो वापस नहीं चुकाए जाते हैं, उनको क्या कहा गया, गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात, वो में गिरावट हुई है। इसका मतलब यहाँ भी अच्छी स्थिति देखने को मिली है। और कर के बाद जो लाभ बढ़ा है, जो परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभ में सुधार का संकेत दे रहा है। साथ ही हम देखेंगे यहाँ ये इनका मतलब ये बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती को दर्शा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। अब यहाँ हम पूंजी बाजार के जो रुझान है उसको क्या ट्रेंड्स है उसको देखेंगे। तो यहाँ देखो कि प्राथमिक इक्विटी बाजार में पूंजी निर्माण विशेष रूप से मजबूत रहा है। अब यहाँ ये पूंजी बाजार की बात कर रहा है, और घरेलू वित्तीय बचत धीरे धीरे इक्विटी या म्यूचुअल फंड की ओर बढ़ रहा है, और वार्षिक घरेलू बचत में इक्विटी लिंक्ड वित्तीय लिखित का हिस्सा बढ़ रहा है, जो घरेलू बचत की वित्तीयकरण में गहराई को दर्शाता है। इसका मतलब ये ट्रेंड है वो वित्तीय बाजार के रुझान को बता रहा है। ठीक है, यहाँ की स्थिति। फिर आगे हम देखें कि ये क्या कह रहा है कि आप वित्तीय समावेशन को देखेंगे। वित्तीय समावेशन का मतलब ये हुआ कि अधिक से अधिक लोग, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी क्षेत्र से हो, वो बैंक से ज़्यादा जुड़े। उनके लिए कौन कौन सी नीतियाँ बैंक की है, तो यहाँ हम देखेंगे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, साथ ही वित्तीय प्रौद्योगिकी जो आपकी टेक्नोलॉजी ऋण है, जिसको फिननेट ऋण, और सरकार द्वारा संचालित माइक्रो क्रेडिट पहल के माध्यम से वित्तीय समावेशन में काफ़ी प्रगति हुई है। किन किन में देखिएगा, डिजिटल सार्वजनिक
अवसंरचना की बात कर रहे हैं, वित्तीय प्रौद्योगिकी ऋण की बात कर रहे हैं, और सरकार द्वारा जो संचालित माइक्रो क्रेडिट पहल है उससे वित्तीय समावेशन मैंने बताया कि अधिक से अधिक लोग, चाहे वो गरीब से गरीब, निचले से निचले वर्ग है, वो बैंक से जुड़े। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी में एक ऐसा सहायक वेतन बड़ा अति महत्वपूर्ण है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। गिफ्ट सिटी क्या है, कहाँ स्थापित की है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही आप वीडियो के अंत तक बने रहे, बड़ी महत्वपूर्ण बातों पर हम परीक्षा की दृष्टि से जो भी होने वाली है उन पर चर्चा करेंगे, जो वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने और मार्गदर्शन करने में मदद करता है। साथ ही साथ पेंशन और बीमा के मामले में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति देता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि आगे आप देखो यहाँ कि इसके बाद कुछ चुनौतियों की भी बात की गई है। क्या क्या चुनौतियाँ इनकी रही है। जबकि भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक लचीली है, विविध है, विभिन्नता इसमें और समावेशी बनी हुई है इंक्लूसिव बनी हुई है। यह गतिशील ताकतों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर रही है। आज हम देख रहे हैं वैश्विक स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है, उन चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें नियमों में सुधार करने, वित्त में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग का प्रबंधन करने। आपको पता है कि अभी एआई का भी जमाना है, एआई को किस प्रकार से उसका प्रबंधन भी है, और साथ ही बढ़ती हुई महत्वाकांक्षी आबादी की मांग को पूरा करने के लिए इसे बढ़ना होगा। ये भारत की जो हम देखें बैंक सिस्टम है उसके सामने चुनौती है। यहाँ देखिए नियमों के सुधार की बात कर रहा है, एआई की बात कर रहा है, और साथ ही साथ जो बढ़ती हुई जो महत्वाकांक्षी आबादी है उसकी मांग को। इस प्रकार हम यहाँ आवश्यक हो जाता है कि हमारा जो नियामक प्राधिकरण है, कौन होता है हमारा नियामक प्राधिकरण, हमें पता है कि जो कंट्रोलिंग कर रहा है वो आरबीआई कर रहा है, उसको सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन करें ताकि विकास और स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। ये आर्थिक समीक्षा में एक महत्वपूर्ण बात हो। अब हम परिचय को देखेंगे कि परिचय में क्या बात कर रखे हैं। इसको एक सरल नोट्स के रूप में मैंने इस प्रकार से तैयार किया, वहाँ आप थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ आर्थिक समीक्षा के परिचय को इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मौद्रिक प्रबंधन का महत्व की बात की है। क्या क्या इसका महत्व इंपॉर्टेंस है। तो मौद्रिक प्रबंधन देश की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि फिस्कल पॉलिसी तो महत्वपूर्ण ही है, साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी महत्वपूर्ण है, और भारत में इसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, ये हमें पता है। इसमें मुख्य रूप से ये काम शामिल होते हैं। क्या क्या आता है, कौन कंट्रोलिंग कर रहा है, आरबीआई के द्वारा कंट्रोलिंग किया जा रहा है। तो हम देखें इसमें मुद्रा की आपूर्ति यानी मनी सप्लाई को नियंत्रित कर रहा है, कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट तय करना भी इसी का काम है, और हमारी जो लिक्विडिटी है, तरलता है, उसको भी संतुलित करने का काम करती है, ये काम है इसका। इन सब का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसका कि कीमतों को स्थिर रखना, प्राइस स्टेबिलिटी करना, और ज़रूरी भी है क्योंकि अगर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से भारत में महंगाई बढ़ती या घटती है। जब बढ़ेगी तो जो गरीब वर्ग है उन पर अधिक भार बढ़ेगा। दूसरा हम देखिए आर्थिक विकास को बनाए रखना, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखना है ना, उसके लिए भी ये जरूरी है। फिर हम देखें इसमें जो परिचय उसमें दे रखा है वित्तीय मध्यस्थता, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है वो क्या करता है। तो हमने देखा कंट्रोलिंग का काम तो आरबीआई का, लेकिन ये वित्तीय मध्यस्थता क्या है, बैंक और वित्तीय संस्थान जितने भी है जिनको हम कॉमर्शियल बैंक कह रहे हैं, वो बचत को, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों के जो खाते हैं वो बैंकों में होते हैं, वो अपनी बचत को वहाँ जमा करते हैं, उन बचत को निवेश में बदलते हैं। कौन बदलते हैं, ये वित्तीय मध्यस्थता करते हैं। और वित्तीय मध्यस्थता कौन करता है, ये करती है बैंक के द्वारा किया जाता है। इससे पैसा सही जगह तक पहुँचता है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं उनकी बचत को वहाँ बैंकों में जमा होती है, और उसको हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करता है ये बैंक। जैसे उद्योग, व्यापार और गृहों तक जब आरबीआई नीतियाँ बदलता है जैसे ब्याज दर में, तो बैंक उसके प्रभाव को लोगों और कंपनियों तक पहुँचाते हैं। इससे विकास जारी रहता है, वित्तीय संकट का खतरा कम होता है, और अर्थव्यवस्था झटकों को झेलने में सक्षम बनती है। ये वित्तीय मध्यस्थता है। फिर इसमें परिचय में दे रखा है वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव क्या पड़ा है। आप देखोगे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया के वित्तीय बाजार आपस में जुड़े हैं। इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ खतरे भी हैं। फायदों पर बात करें तो कर्ज सस्ता हुआ है, निवेश के अवसर बढ़े हैं, देश के बीच जोखिम बांटने में मदद मिली है, ठीक है, ये तो इसके फायदे हैं। कर्ज सस्ता हुआ क्योंकि बाहर से, क्योंकि बैंक विश्व रूप से हम जुड़े हैं, तो बाहर के लोग, बाहर की जो कंपनियां, बाहर की बैंक अन्य जगह भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के अवसर बढ़े हैं, अन्य देशों में भी वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन खतरा ये है कि एक देश की समस्या, अगर हम देखें जैसे अमेरिका में अगर किसी प्रकार की आर्थिक संकट या हम देखें कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन की स्थिति होती है, तो वो दूसरे देश तक फैल सकती है। इससे भू
राजनीतिक तनाव, एक टेंशन की स्थिति वित्तीय अस्थिरता बढ़ा सकती है। इसलिए उभरते देश को वैश्विक वित्त के फायदे लेने हैं, साथ ही उन जोखिमों से बचाव भी करना होगा। अब समाधान क्या बताया गया है वो देखिए। इसमें बताया गया है कि बेहतर नियम हो, निगरानी हो, रेगुलेशन अच्छा हो, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जवाबदेहिता हो और घरेलू वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाना, ये कदम वैश्विक झटकों से सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो इस प्रकार ये आर्थिक समीक्षा में एक परिचय की बात की गई है कि आरबीआई किस तरह से काम करेगा, वित्तीय मध्यस्थता क्या है, वैश्विक व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा होगा और इसका समाधान किस प्रकार से किया जाना है। आगे हम देखें इसमें बाद आप देखिएगा अपनी पीडीएफ में कि विश्व वित्तीय बाजार और अनिश्चितता और उनसे उभरते जोखिम के लिए हमारी आर्थिक समीक्षा क्या कर रही है। साथियों, आप इसकी हार्ड कॉपी अपने साथ रखिए ताकि इसको समझने में आसानी हो। इसके लिए भी मैंने एक नोट्स बनाया है, उसमें हम इसको समझते हैं, फिर आप इसको पढ़िएगा, आसानी से इसको समझ में आएगा। तो देखते हैं उसमें। यहाँ हम देखें कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट अनसर्टेनिटी और जो रिस्क है उसकी क्या स्थिति है, उसको किस प्रकार से उससे उभरा जा सकता है। यह भाग बताता है कि जब दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है, जैसा कि वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो सबसे पहले उसका असर वित्तीय बाजार जो फाइनेंशियल मार्केट है उस पर दिखाई देता है। यानी सरकार को भी बाद में पता उस प्रभाव देखेगा, लोगों को भी सबसे पहले किस पर, वित्तीय बाजार पर को देखने को मिलेगा। ये कह रहा है वित्तीय बाजार सबसे पहले प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। बात ये आई कि हमें ये पता चल रहा है कि वित्तीय बाजार को सबसे पहले होता है, लेकिन उसको क्यों, क्योंकि शेयर बाजार है, आप देखोगे बॉन्ड बाजार है, करेंसी बाजार है, अनिश्चितताओं को तुरंत महसूस करता है। यानी निवेशक है वो तुरंत अपने फैसले बदलते हैं क्योंकि इनका काम ही इस पर है। शेयर बाजार आप देखो कि इसी पर टिका हुआ है और जोखिम को देखकर कीमतें ये तय करते हैं। सरकार, कंपनी और लोग बाद में उसमें प्रतिक्रिया करते हैं और हमारा जो वित्तीय बाजार है वो सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन बाजार पहले ही बदलाव दिखा देता है। उदाहरण के रूप में आप देखोगे कि 2025 में वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी है, इसलिए वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव भी ज़्यादा हुआ है। अब हुआ क्या 2025 में, क्या है, क्या मुख्य घटना है, तो आपको पता ही है अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ यानी आयात कर की घोषणा से जो नीति संबंधित अनिश्चितता बढ़ी है। निवेशकों ने जोखिम से बचने के लिए जो अमेरिका का डॉलर है उस डॉलर में निवेश क्या कर दिया है, कम किया है, और जो सोना गोल्ड है जैसे सुरक्षित जो परिसंपत्ति एसेट्स है उसमें पैसा लगाया, क्योंकि जो बाहर की जो अनिश्चितता हुई अमेरिका के टैरिफ के कारण मान लो, तो उसके कारण ये अमेरिका का डॉलर है उसमें अनिश्चितता बढ़ी और उसके कारण जो निवेश करने वाले हैं उन्होंने सोने या अन्य जो अस्थायी जो सुरक्षित परिसंपत्ति है उन्होंने पैसा लगा। इससे क्या हुआ, वैश्विक शेयर बाजार गिरे, रिस्क प्रीमियम यानी जोखिम प्रीमियम बढ़ गया है, बढ़ना ही है। बाद में जब कुछ नीतियां वापस ली गई तो बाजार धीरे धीरे सामान्य हो गया है। अब हम यहाँ देखें कि अनिश्चितता हुई है, जो अनसर्टेनिटी हुई है उसका इकोनॉमी पर दीर्घकालीन असर है, वो तीन मुख्य माध्यम है उनकी। देखिए पहला आप देखोगे, सबसे पहले की स्थिति आप देखोगे वेट एंड वॉच प्रभाव, है ना। अब ये क्या हुआ कि जैसे ही अनिश्चितता होने पर अनसर्टेनिटी हुई, उससे क्या हो गई, जो निवेशक है और जो कंपनियां हैं उन्होंने नए निवेश को टाल देती है, क्योंकि उन्हें अनिश्चितता हुई। अनिश्चितता के कारण वो पहले देख रहे हैं कि बाजार में कैसी स्थिति होगी, उसको इंतजार कर रहे हैं, है ना। इससे पूंजी निर्माण है, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो धीमा पड़ा है। अब साथियों यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है किस प्रकार, तीन ये प्रभाव ध्यान में रखिएगा आप, साथ ही साथ उसके बाद आप आर्थिक समीक्षा की जो हार्ड कॉपी उसको भी पढ़िएगा। दूसरी स्थिति देखें, महंगा वित्त पोषण यानी कॉस्ट फाइनेंस बढ़ा है। क्यों, क्योंकि अनिश्चितता बढ़ने से जो जो क्रेडिट स्प्रेड है यानी ऋण पर जो अतिरिक्त ब्याज अंतर है वो बढ़ेगा, क्योंकि जोखिम हो गया ना। जोखिम होने की स्थिति में जो ये अतिरिक्त ब्याज दर है वो बढ़ेगा। इससे जो वित्तीय मध्यस्थता जो लागत है, कॉस्ट है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कॉस्ट है वो बढ़ी है। इससे कंपनियों को जो कर्ज है वो महंगा मिलता है और जब कर्ज महंगा मिलेगा तो कंपनियां है वो निवेश क्या करेगी, कम हो जाता है। और तीसरा देखें, अचानक बाजार गिरावट का खतरा, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी हुई है तो लंबे समय की अनिश्चितताओं से अचानक तेज गति से गिरावट आ सकती है ना। इससे वित्तीय संक्रमण फैल सकता है, यानी एक बाजार की समस्या दूसरे बाजार और असली अर्थव्यवस्था तक पहुँचे सकती है। अब यहाँ आप देखोगे कि नई तकनीक से जुड़े जोखिम हैं वो भी इसको प्रभावित कर रहे हैं, और आजकल आप देख रहे हो एआई है या सोशल मीडिया है वो भी इन जोखिमों को, आज आप जो एआई का जो प्रभाव है तेजी से बढ़ रहा है। निवेशक अब एक ऐसे एआई मॉडल का उपयोग कर रहे हैं, कौन, जो निवेश कर रहे हैं वो सोशल मीडिया से मिलने वाली छोटी छोटी जानकारियों पर भी बाजार तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा है, और इससे बाजार में बड़े और लंबे झटकों की संभावना बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि जल्दी से जानकारी, अन्य उभरते जोखिम भी हैं। आप देखोगे वैश्विक सरकारी कर्ज है वो बहुत ज़्यादा कर्ज भविष्य में आर्थिक झटकों को बढ़ावा देता है। दूसरा आप देखोगे ये नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप देखो NBFC है जो ज़्यादा जोखिम लेने की प्रवृत्ति से वित्तीय अस्थिरता बढ़ रही है। और डिजिटल मुद्रा का प्रकार आप देखोगे कुल मूल्य का 31 दिसंबर 2025 तक
305.4 अरब यूएसडी डॉलर है। एक साल में लगभग 49.6% वृद्धि। अब इसका पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से जुड़ाव बढ़ रहा है, इसलिए इसका असर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो असली चिंता वर्तमान में देखोगे, इतनी अनिश्चितताओं के बीच सबसे बड़ा सवाल है, क्या कंपनियां निवेश कम कर रही है, क्या पूंजी निर्माण को, कैपिटल परफॉर्मेंस को प्रभावित कर रही है। ये हम आर्थिक समीक्षा में देखेंगे इस पर क्या बोल रही है। तो आप ये इस प्रकार की स्थिति जो विश्व भर की जो वित्तीय अनिश्चितता है उनका क्या किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, आगे हम देखिए। प्रकार यहाँ समीक्षा में ये अनिश्चितता व झटकों के बीच पूंजी निर्माण भारत में लिमिटेड फर्मों का अध्ययन किया गया, और उस अध्ययन में आप देखो कि निष्कर्ष किस प्रकार से क्या निकला है कि वहाँ आप देखोगे कि वैश्विक जो झटके हैं उसका अलग अलग प्रभाव पड़ा है। आकार के अनुसार जो प्रभाव वो अलग पड़ा है, कोई छोटी कंपनी है, बड़ी फर्में हैं उन पर, या मध्यम आकार की है, या निर्यात पर आधारित जो फर्में हैं, या उत्पादन के क्षेत्र के अनुसार आप देखोगे। ये आप थोड़ा सा निष्कर्ष देखिएगा कि अलग अलग आकार के अनुसार की क्या प्रभाव पड़ा है, कि बड़ी फर्मों पर प्रभाव पड़ा है, छोटी फर्मों पर पड़ा है, निर्यात के आधार पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है, और उत्पादन क्षेत्र के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये आप देखिएगा। इसमें इस समीक्षा में दे रखा है मौद्रिक विकास, मॉनेटरी डेवलपमेंट की किस प्रकार से आरबीआई के द्वारा किया गया है। जो रेपो रेट में कटौती की बात की गई है, यानी अप्रैल दिसंबर 2025 के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में कुल 100 आधार अंक यानी 1% की कटौती की है। दिसंबर 2025 तक रेपो रेट जो है 5.25% हो गई है। रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को क्या देती है, कर्ज देती है ना। एक बार आप देखोगे कि प्रतिभूतियां है, उस प्रतिभूतियां जो बैंक है वो आरबीआई को जमा करती है, और उस प्रतिभूतियों के आधार पर जो आरबीआई है वो बैंक को पैसा उधार देती है। और जब जो अल्पकालीन होता है ये, और जब वापस लौटाना होता है तो बैंक क्या करती है, वो पैसा वापस उधार आरबीआई को देती है, और आरबीआई उसके लिए कुछ कटौती, कुछ दर लेती है, उस दर के आधार पर वापस। तो सीधे शब्दों में ये देखें कि वह दर जिस पर आरबीआई है बैंक को कर्ज देती है। यहाँ कटौती का उद्देश्य यह है कि बैंक सस्ता कर्ज दे सके, निवेश बढ़े और आर्थिक गतिविधियां तेज हो, क्योंकि यहाँ रेपो रेट में क्या की है, कमी की गई है। तो इसका मतलब वो कर्ज की जो रेट है वो कम होगी, इससे बैंक है वो सस्ता कर्ज दे पाएगी, और कर्ज सस्ता दे पाएगी तो इससे निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियां है वो तेज होगी। यहाँ मौद्रिक नीति का जो रुख देखेंगे किस प्रकार का है, तो जून 2025 में निजी नीति का जो रुख था वो उदार से बदलकर नेचर यानी तटस्थ किया गया। आप ये स्थिति पहले तो उदार प्रवृत्ति थी, लेकिन अब एक तरह से तटस्थ यानी न्यूट्रल स्थिति यहाँ बनी हुई है। फिर यहाँ जरूरत के अनुसार भविष्य दर बढ़ाने या घटाने दोनों की गुंजाइश से एक प्रकार से तटस्थ स्थिति यहाँ बनी है। फिर हम देखें कि सीआरआर में भी कटौती की गई है, यहाँ 100 आधार अंक घटाकर 3% किया गया। ये सितंबर नवंबर 2025 में धीरे धीरे लागू किया गया। इसका प्रभाव क्या हुआ, सीआरआर आपको पता ही है कि वह दर होती है जिसमें क्या होता है कि बैंक के पास जो कुल जमा होती है उसका एक हिस्सा वो आरबीआई के पास जमा होता है, और इसमें भी कमी की है। इसका मतलब बैंक सिस्टम में लगभग 2.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता लिक्विडिटी आई है, इससे बैंकों की कर्ज देने की क्षमता में बढ़ी है। फिर आरबीआई के द्वारा जो कुल मुद्रा है, जो करेंसी है, और बैंकों के पास जो आरबीआई के में जो जमा है वो है। इसका मतलब वास्तविक रूप से ये नीति विस्तारवादी है, यानी बाजार में पैसा बढ़ाया गया है, इसके बारे में कहा है। फिर सर्कुलेशन में जो मुद्रा है उसके बारे में, यानी नगद मुद्रा में आप देखो कि 2025 में ये 10.2% बता रखा है, और अब 2024 में आप 5.9%। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में जो करेंसी है उसमें का उपयोग भी बढ़ा है। और व्यापक मुद्रा की M3 की बात करें तो वो भी आप यहाँ आप देखो कि 12.1% से 9% है, यानी मुख्य कारण बैंकों में जमा बढ़ी है, सीआरआर की कटौती से मिली तरलता का अच्छा उपयोग हुआ है, और मुख्य आंकड़े जो कुल बैंक जमा वृद्धि 12.3% जो है वो वाणिज्यिक क्षेत्र की बैंक में वृद्धि 14.1% हुई है। और यहाँ मुद्रा गुण की बात करें तो 2025 में ये 6.21 है, जबकि 2024 में ये 5.70 है। और ये मुद्रा गुण कैसे निकालते हैं, M3 को डिवाइड करते हैं M0 से, और इसका मतलब क्या हुआ कि बैंकिंग प्रणाली पहले से ज़्यादा प्रभावी तरीके से जमा को कर्ज में बदल रही है, क्योंकि जहां 2024 में 5.70% था, यहां अब 6.21 हो गया है। इससे वित्तीय मध्यस्थता मजबूत हुई है, यानी बैंक है जो जमा हो रही है उनको ऋण देने में ज़्यादा तत्परता दिखा रही है। कुल मिलाकर 2025-26 में मौद्रिक नीति का जो रुख है वो विकास को बढ़ावा देने वाला और संतुलित रहा है, जिससे महंगाई और आर्थिक वृद्धि दोनों को ध्यान में रखा गया है। आगे हम इसमें देखें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की भी बात की गई है। किस प्रकार से, ये देखो कि सरकार ने जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके संसाधनों को बेहतर बनाने और उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें वन स्टेट वन आपकी आरआरबी के सिद्धांत के आधार पर 4 चरणों में आरआरबी का विलय किया गया। ये ध्यान में रखिएगा, 4 चरणों में, जिसमें 1 मई 2025 तक उनकी संख्या है वो 196 से घटाकर 28
कर दी गई। इसके अलावा विलय की गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कोर बैंकिंग सोल्यूशन और दूसरे आईटी सिस्टम को भी एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया गया है। तो ये चार चार तरह के 4 चरणों में इसका विलय किया गया है और वर्तमान में इसकी संख्या है वो घटकर 28 कर दी गई है। और साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एक जैसी ब्रांड और राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए सभी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक कॉमन लोगो को भी अपनाया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली है। यहाँ देखिएगा बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख नीतिगत कार्रवाई क्या की गई है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको आप नोट्स के माध्यम से देखिएगा कि इस प्रकार से इसको सरल तरीके से हमने देखा कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख नीतिगत कार्रवाई क्या की गई है, क्या क्या इस बैंक के द्वारा जो एक्शन किया गया है उसमें नियामक व्यवस्था को मजबूत बनाना है, क्यों बनाना है, क्यों उसको स्ट्रेंथ करना है, वैश्विक जो अनिश्चितता हुई है और भू राजनीतिक जो अस्थिरता हुई है के समय एक मजबूत और स्पष्ट बैंकिंग नियमन बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने इसी उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इनको आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रमुख कदम देखें, पहला आप देखोगे कि 7 मई 2025 को आरबीआई ने एक नियामक निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा तैयार की है, जिसका उद्देश्य यह है कि नियम जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, परामर्शदाता के रूप में तरीके से निर्णय लेना और नियम लागू करने से पहले उसके प्रभाव का विश्लेषण करना, उसके इम्पैक्ट के एनालिसिस करना आवश्यक है। ये इस प्रकार का एक और नियमों की नियमित समीक्षा भी इसमें बात की है, यानी नियमों की समय समय पर समीक्षा की जाए जिसमें ध्यान रखा जाए तय उद्देश्यों की, जो भी उद्देश्य तय किए गए हैं उसकी पूर्ति हुई है नहीं हुई है, साथ ही साथ उसकी समय पर जो निगरानी है, मॉनिटरिंग है या उसका सुपरविजन है, से प्राप्त जो अनुभव है, साथ ही साथ न्यायालय के जो आदेश है या वैश्विक सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं, जो ग्लोबल बेस्ट जो प्रैक्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है, बदलते आर्थिक माहौल है उसमें वो क्या हो, प्रासंगिक हो। तो ये पहला 7 मई 2025 को लेकर। फिर हम देखेंगे एमएसएमई के लिए डिजिटल क्रेडिट मूल्यांकन का काम किया गया, यानी पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 2025 में एक नया मॉडल स्टार्ट किया है कि इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक ने जो है CAM क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल। ये मॉडल क्या करता है, ये MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज है यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए डिजिटल डेटा के आधार पर ऋण मूल्यांकन करता है। पूरी प्रक्रिया स्वचालित है, यानी ऑटोमेटिक है, वस्तुनिष्ठ है, तेज और पारदर्शी है। इसके फायदे क्या होंगे, पुराने और नए दोनों MSME को ऋण मिलना आसान होगा और व्यवसाय करने में सुविधा प्राप्त होगी। आप देखोगे कि आर्थिक समीक्षा में जो प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 है वो भी, उसकी भी चर्चा की गई। ये संहिता 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश की गई थी। इसका उद्देश्य हम देखें कि भारत की जो प्रतिभूति बाजार है, यानी हम देखें शेयर है, बॉन्ड है आदि के बाजार को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना और करने वाला अलग अलग कानूनों को एक जगह लाकर एक आधुनिक, पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए ये एक एक्ट जो सिक्योरिटी मार्केट जो कोड है वो लाएगा। ये जो 3 पुराने कानून को बदलेगा, जिसमें आप देखोगे प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 है, सेबी अधिनियम है वो 1992 है, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 है। इनका फोकस क्या रहेगा, जो निवेशक सुरक्षा है उसको लेकर, पारदर्शिता को लेकर, ट्रांसपेरेंटी हो, बेहतर नियमन हो और बाजार संस्थाओं को मजबूत शासन हो। इसके अंदर हम देखेंगे कि सेवाओं का के वितरण का जो तंत्र है उसके नियम बनाने की प्रक्रिया, आप यहाँ सेबी के पास जो कानून बनाने जैसी कार्यकारी और न्यायिक जैसी शक्तियाँ हैं। अब नियमन बनाने से पहले ड्राफ्ट सार्वजनिक होगा, लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और फीडबैक सार्वजनिक किया जाएगा। एक तो ये चीज़ इससे होगा क्या, इससे पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ेगी। इसमें जो गवर्नेंस बोर्ड है, शासी बोर्ड में अधिकतम 6 स्वतंत्र सदस्य होंगे, इनकी चर्चा की गई है। साथ ही MII जैसे स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी के नियम भी सार्वजनिक परामर्श से बनेंगे और सेबी की मंजूरी से लागू होंगे। तो एक बहुत अच्छा ये परिवर्तन इसको देखने को मिला है। साथ ही हम देखेंगे न्याय निर्णय को देखें, उसमें देखेंगे तो जो पहले क्या होता है, सेबी के अंतरिम आदेश कई सालों तक चलते रहते थे, लेकिन अब उसके अंदर क्या किया गया है कि जो अंतरिम जो आदेश हैं वो 180 दिन तक ही मान्य होंगे। जरूरत हो तो अधिकतम 2 साल तक बढ़ाए जा सकते हैं। हर विस्तार के लिए कारण देना होगा और इससे जो अनावश्यक जो लंबे दंड है जैसे हालात क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये भी एक अच्छी स्थिति। और फिर हम देखें कार्यकारी कार्रवाई के रूप में देखें तो पंजीकरण और लाइसेंस के लिए एकीकृत प्रणाली बनाई जाएगी, जिससे जांच और निरीक्षण के लिए लिखित आदेश जरूरी, तय समय सीमा, कारण बताकर ही समय बढ़ेगा और 8 साल से पुराने मामलों की जांच शुरू नहीं की जा सकती। इससे निष्पक्षता और स्पष्टता बढ़ेगी। फिर हम देखें कि जो विनियामक शासन बोर्ड है, जो रेगुलेटरी गवर्नेंस है, बोर्ड संरचना सेबी के बोर्ड के सदस्य जो 9 से बढ़कर 15 किए जाएंगे। कम से कम 5 पूर्णकालीन सदस्य होंगे। विशेषज्ञ भी जरूरी होंगे जो कानून, अर्थशास्त्र और बाजार संचालन का जानकारी होगा।
इसमें आर्थिक समीक्षा में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंसिंग टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी कहा गया है, इसका वर्णन किया गया है। ये क्या है? तो गांधीनगर में स्थित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC, इसका उद्देश्य है भारत को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाना, यानी विदेशी निवेश को आकर्षित करना और वित्तीय सेवाओं को भारत में ही विकसित करने के लिए ये गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर गुजरात में स्थित है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक पूंजी जो ग्लोबल कैपिटल है उसको भारत की ओर आकर्षित करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो भारत में इन्वेस्टमेंट करे, विदेशी वित्तीय गतिविधियों को भारत में वापस लाना, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या निवेश फंड है या फिनटेक कंपनियों को आकर्षित करना, उच्च वेतन वाले रोजगार पैदा करना, हाई स्किल के जॉब्स को पैदा करना। पहले कई भारतीय कंपनियां फंड जुटाने के लिए सिंगापुर, मॉरिशस जैसे देशों पर निर्भर थी, लेकिन गिफ्ट सिटी इस निर्भरता को कम करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कदम, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नियामक संस्था के रूप में यहाँ IFSCA है। यहाँ स्थापना 2020 में ये एक एकीकृत नियामक है। इसने RBI, सेबी, RDAI, PFRDA की अलग अलग शक्तियों को एक जगह समेकित किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सरल और स्पष्ट नियामक ढांचा तैयार होगा। अगर इसकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो नवंबर 2025 तक 1034 से अधिक घरेलू और विदेशी संस्थाएं पंजीकृत हुई है। GFCI ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स में 43वां स्थान है। ये दिखाता है कि गिफ्ट सिटी तेजी से वैश्विक वित्तीय केंद्र बन रहा है। शिक्षा और मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने कैंपस खोले हैं। कोर्स आप इसके अंदर ये इस प्रकार के ये कोर्स हैं, बिजनेस को लेकर, साइबर को लेकर, फिनटेक को लेकर, ये सब है। और साथ ही साथ ब्रिटिश विश्वविद्यालय को भी अनुमति है। उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना। महत्वपूर्ण घटनाएं इसको लेकर देखें तो 2025 में ग्रीन बॉन्ड लिस्टिंग, जिसमें श्रीलंका के DFCC बैंक ने NSE पर 2.5 अरब श्रीलंकाई रुपए को ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किया है। पहली बार किसी विदेशी कंपनी ने यहाँ बॉन्ड लिस्ट की है, तो ये श्रीलंका की कंपनी ने इस प्रकार यहाँ। साथ ही साथ FCSS प्रणाली है ना, तो उसमें आप देखोगे कि अक्टूबर 2025 में शुरू विदेशी मुद्रा लेन देन को सीधे IFSC बैंकों के बीच स्थानीय स्तर पर निपटने की सुविधा दी है। इसका फायदा क्या होगा? तेजी से भुगतान है ना, और कम लागत पर अधिक सुरक्षा। इससे आप देखोगे गिफ्ट सिटी जो सीमा पार भुगतान का बड़ा केंद्र बन सकता है। निष्कर्ष रूप में हम देखें गिफ्ट सिटी भारत की एक रणनीतिक पहल है जो देश को वैश्विक वित्तीय हब, ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये विदेशी निवेश को बढ़ाता है, वित्तीय सेवाओं को भारत में लाता है, रोजगार पैदा करता है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानचित्र पर मजबूत बनाता है। इससे बेहतर निर्णय और जवाबदेहिता सुनने से तो होंगी। अब बीमा को लेकर क्या बात की गई है? सबका बीमा सबकी रक्षा 2025, यानी सबका बीमा सबकी रक्षा जो बीमा कानून में संशोधन अधिनियम 2025 है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में बीमा क्षेत्र को मजबूत बनाना। ये एक अधिनियम एक्ट लाया गया है जिसको भारत में जो बीमा क्षेत्र है उसको मजबूत बनाना, बीमा की पहुंच को बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना क्योंकि बीमा में इन्वेस्टमेंट होगा, और पॉलिसीधारी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना। इन सभी को लेकर एक अधिनियम 2025 में, इस अधिनियम के तहत बीमा अधिनियम 1938 और जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा नियामक ढांचे से जुड़े विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया गया। इन दोनों को भी आप ध्यान में रखिए। इसे 21 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया। महत्वपूर्ण है ये बीमा को लेकर। इसमें हम देखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि की गई है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी कंपनियों द्वारा किसी देश की कंपनियों में किया गया जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट निवेश था, पहले बीमा क्षेत्र में FDI सीमा का 74% था, जो संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर 100% कर दिया है। ये इसमें चेंज किया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रभाव इसका हम देखें, विदेशी पूंजी का अधिक प्रभाव होगा, देश में नई तकनीक का आगमन होगा और बीमा कंपनियों की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी, और ग्रामीण व कमजोर वर्ग है तक बीमा पहुंच बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा को इससे क्या होगी? मजबूती मिलेगी। उसके बाद हम देखें इसमें व्यापार में सुगमता के लिए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर व्यापार शुरू करने व चलाने को सरल बनाना, और प्रमुख प्रावधान इसमें क्या किया गया है कि किस प्रकार से व्यापार में सुगमता होगी, तो इसमें बीमा मध्यस्थों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है कर दिया गया। साथ ही बीमा कंपनियों में शेयर हस्तांतरण के लिए IRDAI की मंजूरी सीमा को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। तो ये सीमा भी इसके अंदर बढ़ा दिया गया शेयर का हस्तांतरण के लिए। और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए आप देखो कि नेट ऑन फंड की आवश्यकता
5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ ही कर दी गई है। तो ये भी इसकी सीमा घटा दी गई है। इसका मतलब ये होगा कि कंपनियों का प्रवेश अधिक होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पुनर्बीमा क्षमता मजबूत होगी। बीमा की जागरूकता का सृजन किस प्रकार से संशोधन में इसको बनाने का प्रावधान किया गया है, किस प्रकार से इसको इसकी एजुकेशन या इसके प्रोटेक्शन की जो के लिए फंड की बात करें तो इसके लिए लोगों को बीमा के महत्व के बारे में शिक्षित करना, जोखिम सुरक्षा की समझ बढ़ाना और धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी इसके बीमा जागरूकता सृजन कार्यक्रम के जो इंश्योरेंस अवेयरनेस और एजुकेशन को लेकर किया गया है। पॉलिसी धारकों की सुरक्षा को लेकर आप देखो कि IRDAI इसकी ये फुल फॉर्म है को अधिक शक्तिशाली दी गई है। नए अधिकार क्या है, गलत तरीके से कमाए गए पैसों को वापस लेने का अधिकार है। साथ ही साथ देखो कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दंड वृद्धि, पहले अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से अब अधिकतम जुर्माना 10 करोड़ रुपए है। ये भी इसमें नया परिवर्तन किया गया है। प्रावधान ये होगा कि बीमा कंपनी और मध्यस्थता दोनों पर ये लागू किया जाएगा। परिणाम इसका ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, उपभोक्ता हित सुरक्षित होंगे और धोखाधड़ी में कमी आएगी। डेटा सुरक्षा के साथ भी इसमें किया गया है। आप देखोगे DPDP एक्ट के माध्यम से जो 2023 के अनुरूप प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, जिसमें पॉलिसीधारी के डिजिटल डेटा को सुरक्षित, डिजिटल बीमा सेवाओं को सुरक्षित विस्तार और डेटा की गोपनीयता भी इसके अंदर सुरक्षित की गई है। बीमा क्षेत्र के नियमों को भी सरल कर किया गया है। 30 दिसंबर 2025 को नए नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य है विदेशी निवेशकों के लिए आसान शर्तें, बीमा कंपनियों के संचालन को सरल बनाना और अधिक पूंजी और नवाचार को बढ़ावा। देखिए, विकास के लिए वित्त विकसित भारत की और मार्ग प्रशस्त करना। अंत में क्या कह रहा है, 21वीं सदी के मध्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि वित्तीय प्रणाली की सोच और संरचना में भी मूलभूत परिवर्तन करना आवश्यक है। केवल धन ही नहीं, इसका स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन करना आवश्यक है। वित्त केवल धन का प्रबंध नहीं है, बल्कि ये तय करता है कि पूंजी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार ये जुटाई जाएगी, कहाँ निवेश होगा और किस प्रकार सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उसका उपयोग लिया जा सकता है। केवल पैसा नहीं, उसकी प्रभावी तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट भी किया जाना चाहिए, कहाँ उसका उपयोग करें हम। जब किसी देश को वित्तीय व्यवस्था मजबूत होती है तो उसमें विश्व प्रतिस्पर्धा और नवाचार बढ़ते हैं, जो विकास की गति को बढ़ाते हैं। इसका मतलब विकास का आधार है और उत्पादकता और वित्तीय ढांचा दोनों है। कोई राष्ट्र केवल अधिक खर्चे करके विकसित नहीं होता है, बल्कि अपने उत्पादक आधार का विस्तार करके विकसित होता है। उसको उत्पादक क्रियाओं में खर्च करें। इसके लिए जरूरी है कंपनियों को निवेश और विस्तार के अवसर मिले, परिवार सुरक्षित रूप से आय अर्जित करे और बचत कर सके, और बाजार पूंजी को सही क्षेत्रों में पहुंचाने में सक्षम हो। इसके लिए एक समग्र वित्तीय इकोसिस्टम चाहिए, जिसमें उद्यमिता, समर्थन, कर प्रणाली, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले नियामक और विकसित वित्तीय बाजार और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था शामिल हो। निश्चित और पूर्वानुमान का महत्व है। विकसित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक नीतियाँ स्पष्ट हो, स्थिर हो। इसके लिए कर प्रणाली को सरल, सेवा उन्मुख हो, विवाद निवारण समय से हो, निष्पक्ष हो, तकनीकी अपराधों का त्वरित समाधान हो, नियामक संस्थाएं नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए, साथ ही वित्तीय संस्था भी बनाए रखे। बैंक आधारित ऋण प्रणाली के साथ साथ पूंजी बाजार और आधुनिक वित्तीय संस्थाओं का विस्तार हो। और साथ ही इसमें वित्तीय नियमन का पुनर्गठन की भी बात की है। भारत ने लंबे समय तक बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता पर अधिक जोर दिया है, जिससे दीर्घकालीन वित्त पोषण के अन्य स्रोत उतने विकसित नहीं हो पाए। आज आवश्यक है कि बैंक, NBFC, फिनटेक, बाजार आधारित संस्थाएं मिलकर एक वित्तीय परिस्थिति तंत्र बनाएं। केवल संस्था आधारित नियम के बजाय गतिविधि आधारित नियमन अपनाया जाए, ताकि समान कार्य करने वाली संस्थाओं पर समान नियम लागू हो और नियमों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए। क्योंकि आज बैंक सीमा म्यूचुअल फंड वितरित करते हैं और NBFC बैंक जैसे कार्य करते हैं और फिनटेक भुगतान व ऋण सुविधा देते हैं। इस प्रकार का नियमन प्रतिस्पर्धा, समानता और नवाचार को बढ़ाता है तथा प्रणालीगत जोखिम को कम करता है। दीर्घकालीन वित्त का विस्तार को लेकर भारत को सतत विकास के दीर्घकालीन पूंजी बाजार को मजबूत करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार सीमित है, नगर पालिका बॉन्ड, सिक्योरिटाइजेशन जैसे साधन पर्याप्त विकसित नहीं है। इसके लिए समाधान के लिए ऋण संसाधनों पर कर संरचना को सरल बनाना, कम रेटिंग वाले उधारकर्ता के लिए क्रेडिट संवर्धन की व्यवस्था करना, सिक्योरिटाइजेशन की प्रक्रिया को मानकीकृत किया जाना, नगरपालिका वित्त और पूल बॉन्ड तंत्र को मजबूत किया जाना, पेंशन और बीमा निधियों के निवेश दिशा निर्देश की समीक्षा की जाना, वित्तीय बाजार और दिवाला प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना। ये सुधार अवसंरचना, जलवायु विश्लेषण और बड़े उद्योग के लिए आवश्यक दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराएंगे और पूंजी की लागत को कम करेंगे। संतुलित वित्तीय परिस्थितियां तंत्र को निर्माण एक आर्थिक आदर्श वित्तीय प्रणाली वह होगी जो स्थिर और सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी और विविधतापूर्ण और नवाचार को बढ़ावा दे और आर्थिक झटकों के प्रति लचीली हो। इस व्यवस्था में बैंक महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन वे एक व्यापक तंत्र का हिस्सा होंगे जिसमें गैर वित्तीय संस्थाएं और पूंजी बाजार भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इससे पूंजी की लागत घटेगी, निवेश के विकल्प बढ़ेंगे और आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन आसान होगा और अर्थव्यवस्था की अनुकूल क्षमता बढ़ेगी। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि विकसित भारत का मार्ग केवल अधिक संसाधन जुटाने से नहीं है, बल्कि उनकी सही दिशा में, सही समय पर और सही ढंग से उपयोग करें, जिससे एक
सशक्त, समन्वित और नवाचार उन्मुख वित्तीय प्रणाली ही भारत को विकास की यात्रा को गति दे सकती है और उसे वैश्विक स्तर पर विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकती है। इसका मतलब हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए। केवल पैसा होना ही जरूरत नहीं, उसको सही दिशा मिलना भी जरूरी है। ये हमारा जो अध्याय 3 है, महत्वपूर्ण बातों को हमने इसमें चर्चा की है। आप एक बार इसको वीडियो को सुनने के बाद आपकी हार्ड कॉपी के माध्यम से पढ़िए, कुछ महत्वपूर्ण बातें आप भी, क्योंकि केवल मात्र वीडियो से ही सब कुछ संभव नहीं होगा, आपको हार्ड कॉपी आवश्यक रूप से पढ़नी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।